हैं आज का लास्ट लेक्चर फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। मैंने कहा था नेपोलियन बोनापार्ट पे एक छोटी सी ब्रीफ समरी हम आपको दे देंगे। तो ये रहे नेपोलियन बोनापार्ट की एक छोटी सी ब्रीफ समरी। नेपोलियन बोनापार्ट का जो टाइम पीरियड है 1769 से लेकर 1821 तक का है। इसने 60 से ज्यादा वॉर्स लड़ी थी, मोर देन 60 वॉर्स। याद रखिएगा 60 से ज्यादा युद्ध इसने लड़े थे और इसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो बैटल ऑफ वाटरलू और दूसरा बैटल ऑफ लिप्जिंग। याद रखिएगा बैटल ऑफ वाटरलू और बैटल ऑफ लिप्जिंग। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसका जन्म जो है कोर्सियो आइलैंड पे हुआ था। कहां पे हुआ था? कोर्सियो आइलैंड पे। याद रखिएगा कोर्सियो आइलैंड पे, ये फ्रेंच आइलैंड था। एजिको नाम है जगह का, जहां पे जन्म हुआ था इसका नाम क्या है? एजिको गांव। ठीक है, कब हुआ था? जिस दिन हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1769 को इसका बर्थ हुआ था। इसके फादर थे कैरोल बोनापार्ट और मदर थी लेटिंजा रमोलिनो। और इसकी शादी हुई थी मैरी लुइस डॉटर जो थी। मैरी लुइस किसकी डॉटर थी? रशिया की ऑस्ट्रिया के एम्परर की। किसकी? ऑस्ट्रिया की एम्परर की। और नेपोलियन बोनापार्ट और मैरी लुइस का एक बेटा था जिसका नाम था नेपोलियन सेकेंड। अब उसके बाद नेपोलियन के बारे में स्टोरी देखते हैं। नेपोलियन का टाइम पीरियड ओरिजिनली स्टार्ट होता है 1799 से। कब से बेटा? 1799 से। 1799 में वो फ्रांस में इजिप्ट में जो है वॉर लड़ रहा होता है। इजिप्ट में ब्रिटिश के खिलाफ वॉर लड़ रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो वो वहीं से वापस आ जाता है और फाइनली पूरे फ्रांस पे कूप कर देता है। क्या करता है? कूप। कूप मतलब क्या है? तख्ता पलट। ठीक है, और इसे ब्लडलेस कूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ब्लडलेस कूप। याद रखिएगा, मतलब इसमें किसी टाइप की कोई वॉर नहीं होती। सिंपली वो आके डायरेक्टरेट रूल को हटा देता है और खुद एक तरीके से कॉन्सुलेट बन जाता है। ठीक है, याद रखिए कॉन्सुलेट बन जाता है मतलब एक तरीके से खुद समझ लीजिए वो भी डायरेक्टर बन जाता है। ये 3 मेंबर्स कॉन्सुलेट बनाता है। कितने मेंबर्स? 3 मेंबर्स। डायरेक्टर की डायरेक्टरी जो थी वो कितने मेंबर्स थी? वो 5 मेंबर्स थी। और यहाँ पे खुद 3 मेंबर्स कॉन्सुलेट बनाता है जिसमें खुद हेड रहता है और बाकी 2 असिस्टेंट रखता है। एक तरीके से 2 इसके साथ के असिस्टेंट होते हैं। तो ये तो यहां तक कॉन्सुलेट बनने तक की कहानी थी। उसके बाद फाइनली 1804 में वो अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर देता है। क्या कर देता है? एम्परर डिक्लेयर कर देता है। कब? 1804 में। और कब तक एम्परर रहता है? टिल 1815 तक, 1815 तक। और फाइनली 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू के साथ में ही जैसे वो हार जाता है वैसे ही वो खत्म हो जाता है। यहां से उसकी स्टोरी खत्म। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की डिफीट्स कब से स्टार्ट हुई। 1813 से पहले तक जितनी वॉर लड़ी थी नेपोलियन बोनापार्ट ने, सारी की सारी वो कंटिन्यूअस जीतता रहा। लेकिन फाइनली बैटल ऑफ लिप्जिंग पहली वॉर थी जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की काफी बुरी तरह से हार हुई। ये 1813 की बैटल ऑफ लिप्जिंग किसके किसके बीच में थी? एक नेपोलियन बोनापार्ट वर्सेस ऑस्ट्रिया, प्रशिया, स्वीडन एंड रशिया के बीच में। ऑस्ट्रिया, प्रशिया, स्वीडन एंड रशिया के बीच में ये वॉर थी। और ऑस्ट्रिया, प्रशिया, स्वीडन एंड रशिया ने जो है मिलकर इसको नेपोलियन को हरा दिया बैटल ऑफ लिप्जिंग में। पहली हार हुई इसमें। ठीक है, और उसके बाद फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट को कैद कर लिया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। और फ्रांस में लुइस 18 को किंग बनाया जाता है। फ्रांस में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फिर से रिस्टोर कर दिया जाता है। वहां पे लुइस 18 को फिर से किंग बना दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद वो जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फाइनली फिर से वो फ्रांस का किंग बन जाता है। और कब तक रहता है? टिल बैटल ऑफ वाटरलू तक। नेक्स्ट वॉर जो होती है बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में। किसके पहले कहां होती है समझ लीजिए, बेल्जियम में एक वाटरलू नाम का गांव था, वहीं पे ये वॉर लड़ी जाती है। किसके बीच में? नेपोलियन वर्सेस यूनाइटेड किंगडम, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। प्रैब के बीच में। किसके बीच में बेटा? प्रैब कंट्रीज के बीच में बैटल ऑफ वाटरलू लड़ी जाती है। और फाइनली कौन जीतेगा इसमें? ये प्रैब कंट्रीज जीतेंगी। प्रशिया, प्रैब का फुल फॉर्म क्या है? पी फॉर प्रशिया, आर फॉर रशिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया एंड बी फॉर ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम आप कह सकते हैं, जिसे यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, तो इन लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। उसके बाद फाइनली नेपोलियन को कैद कर लिया जाता है और साउथ अटलांटिक ओशियन में एक आइलैंड होता है सेंट हेलेना। कौन सा आइलैंड? सेंट हेलेना। वहां पे इसे कैद करके भेज दिया जाता है और फाइनली वहीं पे मई 5, 1821 को उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि उसकी डेथ जो है स्टमक कैंसर के कारण होती है। किसके कारण? स्टमक कैंसर के कारण होती है।
अब चलिए नेपोलियन बोनापार्ट में कुछ रिफॉर्म्स जो किए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में देख लेते हैं। उसका सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था उसने जो सिविल लॉ बनाया था, सिविल कोड बनाया था, ठीक है। नेपोलियन सिविल कोड भी जिसे बोलते हैं, 1804 का ये कोड था। इसमें कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट थी? इक्वलिटी बिफोर द लॉ वाज इस्टेब्लिश्ड, मतलब कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, ये बात उसने उस लॉ में की। और दूसरी बात, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, मतलब सामंतवाद व्यवस्था जो थी, ठीक है, सामंत जिसे बोलते हैं, जो जमींदार हुआ करते थे, वो सिस्टम हटा दिया उसने। राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी का राइट दे दिया कि आप प्रॉपर्टी रख सकते हैं अपनी। एबॉलिश द ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जो जन्म के आधार पर लोगों को प्रिविलेजेस मिलते थे वो सारे के सारे खत्म कर दिए उसने। जैसे नोबिलिटी और क्लर्जी क्लास को बर्थ के बेसिस पे ही पहले के प्रिविलेजेस मिल जाते थे, मतलब क्या, टैक्स कलेक्शन का राइट मिल जाता था उनको खुद टैक्स पे नहीं करना पड़ता था और उनको लग्जरियस लाइफ जीने को मिलती थी। ऐसा कुछ नहीं, अगर आप काबिल हो तभी आपको कोई पोस्ट मिलेगी गवर्नमेंट में, अदरवाइज आपको गवर्नमेंट में कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। और उसके बाद सरफेडम एंड मेमोरियल ड्यूज वर अबॉलिश, जो किसानों के कर्ज वगैरह थे वो भी पूरी तरह से माफ कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, जो ट्रांसपोर्टेशन था मतलब रोड्स वगैरह को उसने मेंटेन करवाया एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी उसने मेंटेन किया फ्रांस में। और उसके बाद जो टाउन्स शहर थे वहां पे जो गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था उसको हटा दिया। अब गिल्ड्स क्या होते हैं बेटा? गिल्ड्स को ध्यान से देखिए, गिल्ड्स जो है ये ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, गिल्ड्स को ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स कहा जाता है। ये ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स पूरी की पूरी मार्केट को कंट्रोल करते थे, बाजार को पूरी तरह से नियंत्रण में रखते थे। तो इस तरह से क्या होता था, ट्रेड को बढ़ावा नहीं मिल पाता था, इन गिल्ड्स के कारण ट्रेड अच्छा नहीं हो पाता था। तो इस तरह से ट्रेड को बेटर करने के लिए नेपोलियन ने क्या किया, गिल्ड्स के रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया पूरी तरह से, ये जो ग्रुप था इनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसके बाद एक कॉमन नेशनल करेंसी को उसने पूरे कंट्री में एम्प्लॉयड कर दिया, ठीक है, कि पूरे कंट्री की एक कॉमन नेशनल करेंसी होगी। अब इसी नेपोलियन सिविल कोड में कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, कुछ कमियां भी थी। क्या कमियां थी? नेपोलियन ने क्या किया था, इसी के थ्रू टैक्स को इंक्रीज कर दिया था। टैक्स इंक्रीज करना मतलब उसने वॉर लड़ रहा था कंटिन्यूअस, तो उसे पैसों की जरूरत थी, तो ऑब्वियस सी बात है उसने टैक्स को बढ़ा दिया ताकि वॉर में वो पार्टिसिपेशन बढ़ चढ़ के कर सके। उसके बाद सेंसरशिप इंपोज कर दी, मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच पे बैन लगा दिया। किस पे? फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच, जो 1799 से पहले तक पूरे फ्रांस में एक कॉमन बात थी, उस पे उसने पूरी तरह से बैन लगा दिया कि कोई भी फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में नेपोलियन बोनापार्ट या उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकते और कुछ बोल भी नहीं सकते उसके खिलाफ, ठीक है। तो वो फाइनली सेंसरशिप इंप्लॉयमेंट कर देता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच खत्म कर देता है। और उसके बाद लोगों को फोर्सफुली फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करना पड़ता था। रीजन क्या है? नेपोलियन का इसमें एम ये था कि ताकि वो जो भी यूरोप वगैरह के रेस्ट पार्ट को कन्क्वेयर कर रहा तो उसकी आर्मी एटलीस्ट कंप्लीट रहे। इसके लिए वो क्या करता था, पर्टिकुलर पर्संस को जबरदस्ती फोर्सफुली जो है आर्मी में ज्वाइन करना पड़ता था। अब इस सिविल कोड की कुछ अच्छाइयां थी, इसको कुछ कंट्रीज ने बहुत ज्यादा पसंद किया, जैसे कि डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। यहाँ पे भी ये सारे सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया गया। क्यों? क्योंकि ये सारे रीजन किसके कंट्रोल में हुआ करते थे? नेपोलियन के कंट्रोल में थे। किसके कंट्रोल में थे? नेपोलियन के कंट्रोल में थे, याद रखिएगा। यहीं तक नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी थी, दैट्स इट। इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं बेटा, याद रखिएगा। सबसे पहला बैटल ऑफ वाटरलू किसके बीच में हुआ, या दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है बैटल ऑफ लिप्जिंग, इसमें रिजल्ट क्या रहा, टाइम पीरियड क्या है, और लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि नेपोलियन सिविल कोड को डिस्क्राइब कीजिए। नेपोलियन सिविल कोड के जो लॉस थे उनको डिस्क्राइब कीजिए, एज वेल एज ड्रॉबैक को डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करिएगा, अच्छे से लिख कर रखिएगा, ठीक है। चलिए कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स आपके चैप्टर में दिए हुए हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, जो आपकी बुक में है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे पहले देख लीजिए ब्रोकन चेन। ये चेन जो थी ये किसका रिप्रेजेंटेशन थी? स्लेव्स का, गुलामों को जब कैद किया जाता था तो उनको किस में बांधा जाता था? चेनों में बांधा जाता था। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ब्रोकन चेन क्या रिप्रेजेंट कर रही थी कि स्लेव अब खत्म हो गए, स्लेवरी अब क्या है? खत्म हो गई, अब कोई किसी का गुलाम नहीं है,
ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस। ये जो बंडल ऑफ रॉड्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक रॉड को आप आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन एक साथ मैंने बहुत सारी रॉड्स को बना के एक पर्टिकुलर बंडल दे दिया आपको, तो उसको आप तोड़ नहीं पाओगे। ये क्या दिखा रहा है? स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, जो एकता में ही शक्ति है, ये इस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, याद रखिएगा, एकता में ही शक्ति है, इसका रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट देखिए, आई विद द ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। इस ट्रायंगल के अंदर एक आंख दिख रही है और अगल बगल आपको रेज दिख रही है, देख रहे हैं, इसे रेडिएशन कहते हैं पर्टिकुलर। तो ये यहां क्या हो रहा है? नॉलेज का स्प्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? नॉलेज का स्प्रेड हो रहा है। देखिए क्या लिखा है, द ऑल सीइंग आइज स्टैंड फॉर नॉलेज। ये आंख क्या रिप्रेजेंट कर रही है? नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। जो यहां पे अगल बगल इससे जो रेज निकल रही हैं ये क्या करेंगी? अंधकार को दूर करेंगी, मतलब जो अज्ञानता का अंधकार है उसे दूर भगाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, स्क्रिप्टर। ये क्या होता है? ये डेस्पोटिक पावर या किंग की निशानी हुआ करता था, ठीक है। जो रूलर हुआ करते थे उनकी ये पर्टिकुलर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक सिंबल है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये स्नेक बाइटिंग टेल फ्रॉम इट्स रिंग। इसका मतलब क्या है कि देखिए, सिंबल ऑफ इटर्निटी, मतलब आपको जो फ्रीडम मिली है उसका कोई एंड अब नहीं है, आप इसको एंजॉय कीजिए, लाइफ टाइम एंजॉय कीजिए। ये इस सिंबल ऑफ इटर्निटी का या जो आपका स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, इसी का मतलब यही है। एक तरीके से कंटिन्यूटी दिखा रहा कि कंटिन्यूटी है, मतलब फ्रीडम की आपकी कंटिन्यूटी है, आपको जो राइट्स मिले हैं वो कंटिन्यूअस आपके पास रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, रेड फ्रैगियन कैप क्या है? जब स्लेव्स को फ्री किया गया था तो स्लेव्स ने क्या किया था? एक मार्च निकाली थी, वो भी रेड कैप पहनकर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फ्रीडम का सिंबल है, ठीक है, याद रखिएगा किसका सिंबल है? फ्रीडम का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, ब्लू व्हाइट रेड, ये नेशनल कलर्स हैं फ्रांस के। क्या है? नेशनल कलर्स हैं फ्रांस के, ये ध्यान रखिएगा। ब्लू व्हाइट रेड क्या है? नेशनल कलर्स हैं फ्रांस के। द विंग्स ओमेन मतलब क्या है? लॉस को पर्सोनिफाइड कर दिया गया है, मतलब कानून जो है वो सभी के लिए इंप्लीमेंट है, ह्यूमंस के लिए है, याद रखिएगा। इसीलिए लॉस को क्या कर दिया गया है? पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफिकेशन की मीनिंग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होती है। इंग्लिश ग्रामर में ये काफी यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, द लॉ ऑफ टैबलेट। द लॉ ऑफ टैबलेट क्या है? मतलब कानून सभी के लिए बराबर हैं। लॉ ऑफ टैबलेट यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लॉज हैं वो सभी के लिए बराबर हैं, ये ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ टैबलेट का ये रिप्रेजेंटेशन है। अब उसके बाद ये देखिए, मैंने आपके लिए एक चालक से चार्ट दे दिया है। ब्रोकन चेन की मीनिंग क्या होती है? स्टैंड फॉर एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, मतलब आजादी को रिप्रेजेंट करता है। बंडल ऑफ रोड्स स्ट्रेंथ को शो करता है। ऑल आई सिंबल, आई स्टैंड फॉर द नॉलेज, मैंने बताया था आंख किसको रिप्रेजेंट करती है? नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। स्क्रिप्टर क्या है? रॉयल पावर का सिंबल है एक। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, मतलब क्या है? सिंबल ऑफ इटर्निटी, मतलब फ्रीडम की कंटिन्यूटी को शो करता है। रेड फ्रैगन कैप क्या शो करता है? कि स्लेव जितने थे वो सारे के सारे आजाद हो गए हैं। ब्लू व्हाइट रेड क्या शो करता है? कि ये नेशनल कलर है फ्रांस का। विंग्स ओमेन क्या? पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉस, लॉस का मानवीकरण कर दिया गया है। लॉ टैबलेट की मीनिंग क्या है? कि कानून सभी के लिए बराबर है, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फाइनली लास्ट टॉपिक था। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे, उन सभी की प्रैक्टिस आपको करनी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, जिन्होंने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं वो पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे बेटा, ठीक है।